Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और अपोलो CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं NCERT रीडिंग। आज जो हम चैप्टर रीड करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 NCERT चैप्टर 1 इन साइंस, और सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो चैप्टर 1 आज हम रीड करेंगे NCERT में से। तो किस तरह से चैप्टर को आपको रीड करना है, कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है जहाँ से मतलब आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से इक्वेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखो बेटा, हम देखते हैं। तो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जब 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे लॉस देयर बेसिक प्रॉपर्टी एंड जो प्रोडक्ट बनती है एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, सो देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई नई प्रोडक्ट बनती है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। जस्ट 1 मिनट। Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। Apollo CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025 के लिए, उसमें भी आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में चैप्टर 1 NCERT चैप्टर 1 आज हम रीड करेंगे। मीन्स के आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर को आज हम NCERT में से ही रीड करने वाले हैं। अब कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से इक्वेशन, कौन से केमिकल रिएक्शन और कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है NCERT की टेक्स्ट बुक में से, ये आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं NCERT चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, जैसे ABCD ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई नीचे में से किस में केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो व्हेन 2 or more than 2 reactant chemically react with each other and they lost their basic property and form a new product, so it is called a chemical reaction। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि समझो कि एक आपका सब्सटेंसिस है A, वो सब्सटेंसिस B के साथ रिएक्ट करता है एंड दे फॉर्म AB। ये एक नई प्रोडक्ट आपकी बनती है। तो यहाँ पे देखो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो A है वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे लॉस देयर बेसिक प्रॉपर्टी, और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देते हैं, बराबर, और एक नई प्रोडक्ट बनती है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है, वापस इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखो ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ये 6 ऑप्शन है, मतलब ये 6 सेंटेंसेस है जो बताते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और क्यों इनको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्यों इनको
तो ये जो 6 सेंटेंसेस है, दिस 6 सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपको पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। जैसे ये 3 दिए होंगे तो यस दे आर केमिकल रिएक्शन। वाई? कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिएक्ट होते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल प्रोडक्ट है, मीन्स के जो प्रोडक्ट बनेगी वो इरिवर्सिबल है, वापस आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे देखो कि मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मी के सीजन में अगर हम दूध को रूम में रखते हैं तो वो फट जाता है, तो मतलब मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब ये जो कर्ड है ना, इसको वापस आप मिल्क नहीं बना सकते, तो यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट बन गई। जैसे मिल्क स्वीट होता है जबकि जो कर्ड होती है वो सॉर होती है इन टेस्ट, तो ये न्यू प्रोडक्ट बनी, इट इज कंसिडर एज ए केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, बराबर। फूड इज कुक, खाना हम पकाते वो भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि सपोज कि जो मम्मी है वो राइस बना रही है, तो अब जो राइस है वो भात बन जाता है, ये मतलब इरिवर्सिबल है। अब वापस वो जो राइस है उसमें से वापस राइस आप नहीं बना सकते ना। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, आपने जो खाना खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स के डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक इज ऑल्सो कंसिडर एज ए केमिकल रिएक्शन, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। वी रेस्पायर, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दीज ऑल आर कंसिडर एज ए केमिकल रिएक्शन। तो आपका ये हो जाता है। आगे देखो दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो फिगर आपको दी हुई है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। सो यहाँ पे देखो कि क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो इन एयर, मीन्स के बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो। आफ्टर बर्निंग जो मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे मतलब कि समझो कि आपके पास एक वॉच ग्लास है, तो उसमें आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो, तो अब ये वाइट कलर की बन जाती है। तो जो वाइट कलर का जो पाउडर होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विथ सैंड पेपर। वाई? क्यों इसको हम साफ करते, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा कि आप टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से क्यों हम रखते हैं। तो मैं समझा देता हूँ कि हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से घिसते हैं। सपोज ये आपकी मैग्नीशियम रिबन है। अब मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम को आपने अभी यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो वाटर है उनके साथ रिएक्ट करता है। और व्हेन कि दिस मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सो इसकी जो मैग्नीशियम रिबन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है ऑक्सीजन का, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्साइड लेयर बन जाता है। अब ये लेयर होने की वजह से मैग्नीशियम रिबन को आप जलाना चाहते हो बट नहीं जलता है, बराबर। तो हम सैंड पेपर से घिसते हैं, जिससे क्या होता है वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर बना है वो दूर हो जाता है, बराबर। एंड देन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन और ये एक्टिविटी मतलब ये जो फिगर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को भी साथ लेके बैठो, जिससे क्या हो जाएगा कि आप उसमें टिक कर सकते हो कि कौन सी फिगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं।
देखो अब यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज रिमेंबर क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जैसे कि जो मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हो, ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये जो जल रही है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट कलर की फ्लेम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि फ्लेम का कलर क्या होगा, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। किस में चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, जैसे मैं बताता हूं आपको। तो देखो कि ये जो यहाँ पे पाउडर है, ये जो यहाँ पे आपका जो पाउडर है, ये पाउडर आपका जो व्हाइट कलर का पाउडर है, इट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो बर्न हो रहा है बरोबर, तो ये जो जलेगा ना, तो ये व्हाइट डिजलिंग फ्लेम होती है, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो जैसे देखो हमने देखा कि हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपके लिए ये पॉइंट हो गया कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वाइट पाउडर। सो दिस वाइट पाउडर इज नथिंग बट इट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पे लिखा है पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करते जाओ, जब भी आप रिवाइज करते हो इसी पॉइंट को आपको रिवाइज करना है। ओके, तो ये ऐसा इसके लिए होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ आगे देखो, आगे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। तो कुछ कैरेक्टर होते हैं, उस कैरेक्टर से हमको मालूम पड़ता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझो कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे देखो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो फर्स्ट, अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट चेंज हो जाता है। मीन्स के सॉलिड से वो गैस बन सकता है, गैस से वो लिक्विड हो सकता है। तो जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है, जैसे आयरन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है बराबर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई मतलब कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे गैस इवोल्व हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वेदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं, मीन्स कि दीज आर द कैरेक्टर कि जो बताता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे देखो कि एज वी ऑब्जर्व चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आजू बाजू बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं बराबर, कि मतलब जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कोई ऑक्सीजन लेते हैं और उसका हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। मीन्स कि जो हमने खाना खाया वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज के अंदर, और जो हमने ब्रीथिंग किया, ब्रीथिंग की वजह से जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया तो मतलब कि सेल के अंदर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है। व्हेन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। इसको भी हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं बराबर। नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका केमिकल इक्वेशन, कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न विथ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
दिस डिस्क्रिप्शन, अब ये देखो ये आपने जो लिखा है ना ये अपने वर्ड में लिखा है, बट इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये जो पूरी लाइन है आपकी कि व्हाट इज, जैसे हम देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी सेंटेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो इक्वेशन के फॉर्म में, सो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम मीन्स के Mg प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 मीन्स के 2Mg प्लस O2, सो इट गिव्स 2MgO, 2MgO। सो देखो ये पूरा जो सेंटेंस है, वर्ड सेंटेंस है, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि कौन कौन यहाँ पे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो है आपका मैग्नीशियम और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, बराबर। तो अब जो जैसे देखो कि इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2Mg प्लस O2 सो गिव्स 2MgO, 2MgO। तो ये जो एरो है, तो ये एरो का जो इस साइड है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, ये आपका एरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट ले रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ले रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, बराबर। सो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन में, जो लेफ्ट हैंड साइड होगे उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जबकि जो राइट साइड होगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है और इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम को हमने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन के फॉर्म में, बराबर। तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट मीन्स के रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस विच टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट होती है मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं, दे कंबाइन विथ ईच अदर, केमिकली कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। तो ये जो नया सब्सटेंसेस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो ये दोनों से अलग प्रॉपर्टी है, तो वो जो न्यू सब्सटेंसेस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट कि भाई जो रिएक्टेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं, और जो नई प्रोडक्ट जो नई सब्सटेंसेस बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड होता है और उनको हम प्लस की साइन से अलग करते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो दोनों को हमने अलग किया है प्लस की साइन से। तो जो रिएक्टेंट होंगे अगर दो होंगे तो दो के बीच में होगा, अगर तीन होंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि भाई ए रिएक्ट कर रहा है बी और सी के साथ, तो हमने तीनों को प्लस की साइन से सेपरेट किया हुआ है, तीनों को प्लस की साइन से सेपरेट किया हुआ है, राइट। प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, और कभी कभी एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बनती है, तो उसको एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट बनेगी तो उनको भी हम सेपरेट करेंगे बीच में प्लस की साइन करके। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन होता है, बराबर। एंड केमिकल इक्वेशन हम इसके लिए बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच फॉलोज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ था। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन स्टैंडर्ड 9th, बराबर, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। आगे हम चलते हैं कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो देखो
कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, अगर दो है तो दोनों के बीच में हम प्लस की साइन करते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। और यहाँ पे हम एरो लिखते हैं, मतलब इस तरह से ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ये बन रही है, तो ये एरो है, राइट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है, बराबर के जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को हम क्यों बैलेंस करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी में। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज पर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, बराबर कि जैसे हम स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, बराबर, केमिकल रिएक्शन। सो देयरफॉर केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, कि मास जो होता है, मास को न तो हम बना सकते हैं न तो मास को हम खत्म कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। मीन्स के रिएक्टेंट साइड्स पे जो मतलब के एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड पे होगा, प्रोडक्ट साइड पे होगा, राइट। तो इन अदर वर्ड्स अगर इसको हम देखेंगे तो दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है ये सेम रहने चाहिए, बराबर। कैसे सेम रहने चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट्स के वो सेम रहने चाहिए आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक इक्वेशन से इसको हम समझते हैं कि जैसे हमने देखा तो यहाँ पे देखो कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सो इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका एक केमिकल इक्वेशन हो गया, दिस इज केमिकल इक्वेशन। देखो रिएक्टेंट साइड पे कौन है, जिंक है एंड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर। और दोनों को हमने अलग किया है बीच में प्लस की साइन से, बीच में प्लस की साइन से हमने अलग किया है। ये एरो बनाया मतलब ये बताता है कि जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनी आपकी, जिंक सल्फेट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकला है। तो यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बनी, तो दोनों प्रोडक्ट को हम बीच में प्लस की साइन से अलग करते हैं, प्लस की साइन से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है, वेदर इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जैसे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, बराबर, रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये बैलेंस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे देखो कि यहां पे अब देखते हो तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। सो दिस इज प्रोडक्ट, राइट। तो रिएक्टेंट साइड पे देखो जिंक कितना है, 1, बराबर, प्रोडक्ट साइड पे जिंक कितना है, 1, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 2, बराबर, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर। सल्फर कितने रिएक्टेंट साइड पे, 1, प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फर 1 है, बराबर। ऑक्सीजन कितने, 4, बराबर। रिएक्टेंट साइड पे आप प्रोडक्ट साइड पे देखोगे तो ऑक्सीजन आपके 4 है, यहाँ पे 2 आपका,
सॉरी ये रहा, तो 4 है, सही है। तो देखो यहाँ पे हर एक जो एटम्स है, हर एक एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, मतलब ईच एलिमेंट्स ऑफ सॉरी मतलब एवरी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द नंबर मतलब ऑन द रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड है वो इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब देखो ना तो यहाँ पे हमने कोई एटम को क्रिएट किया या डिस्ट्रॉय किया, कुछ नहीं किया है, तो ये बैलेंस है, राइट। आगे देखो, आगे हम चलते हैं, ये दूसरा आपका बैलेंस दिया हुआ है, किस तरह से बैलेंस करना होता है। तो जैसे देखो कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो चलो अब देखो हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है आपको Fe प्लस H2O, कलर हम चेंज करते हैं, Fe प्लस H2O सो गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखो कि आपका जो Fe है रिएक्टेंट साइड वो कितना है, 1 है, बराबर। रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 3 है, देखो 3 एटम है, राइट। हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2 है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड पे आप देखोगे हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस, हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 1 है, बराबर, जबकि प्रोडक्ट साइड पे आपका ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बराबर, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो दिस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दिस केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बताता है कि भाई मास को न तो हम बना सकते हैं न तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सही है। तो कैसे अब हम इनको बैलेंस करते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये केमिकल इक्वेशन को आपने देखा और फिर इस तरह से आपने टेबल बनाया कि भाई जितने भी एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों तरफ सबके नाम लिखो। फिर इस तरफ जितने भी मतलब कि रिएक्टेंट साइड पे उनके जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो लिखो, प्रोडक्ट साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो लिखो। अब हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3 है। यहाँ पे आप देखोगे तो Fe के 3 प्लस ऑक्सीजन के 4 इज इक्वल टू 7 एटम्स है, यहाँ पे 2 है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा एटम्स है उससे हम शुरू करते हैं, सबसे ज़्यादा जो एटम है उससे हम शुरू करते हैं, मीन्स कि हम शुरू करेंगे Fe से, मतलब सॉरी इससे Fe3O4, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उससे हम शुरू करते हैं। उसमें भी उसके अंदर भी आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम है 4, तो हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 से, ऑब्वियसली 4 से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4, क्या लिख लेंगे 4। तो देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 लिख लिया, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। देखो कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया 4, यहाँ पे भी 4 है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट अब हो गया ये कि जो हाइड्रोजन है दोनों तरफ पहले बैलेंस था, अब इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन टोटल 4 × 2 इज इक्वल टू 8 हो गए, रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, 8 हो गए।
बराबर, जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2 है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 होगा 4 से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, तो देखो आपका इक्वेशन क्या बन गया, Fe प्लस 4H2O सो गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। तो कौन कौन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, राइट, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब बचा आपका Fe यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे Fe 1 है, तो इसको 3 कर दो, तो Fe भी आपका बैलेंस हो गया। मतलब ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब देखो जो रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम है, 3 और 8, 3 और 8 कितने हो गए, 3 और 8 11 और 4 ऑक्सीजन के, मीन्स के 15। यहाँ पे कितने हैं, तो देखो 3 और 4 7 और 8 15, मीन्स के दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बराबर, दोनों। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो लास्ट में जो आपका इक्वेशन हो गया वो आपका बैलेंस हो गया इस तरह से। सो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपके लिए ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन को आपको टेक्स्ट मतलब बोर्ड के एग्जाम में बैलेंस करने के लिए पूछा जाता है, बराबर। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइटिंग सिंबल, अब देखो सिंबल देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम कौन से सिंबल यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा है 3Fe, ब्रैकेट के अंदर हमने S लिखा है, मतलब सॉलिड। जो Fe है वो आपका कैसा है, सॉलिड है। कैसा है आपका Fe, सॉलिड। तो यहाँ पे लिखा ये रहा कि S मतलब सॉलिड, सॉलिड स्टेट, बराबर। G मतलब गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, बराबर। तो ये गैसियस स्टेट हो गया आपका। S मतलब सॉलिड, G यहाँ पे हाइड्रोजन देखो आपका गैसियस स्टेट में है, राइट। आगे देखते हैं हम, इसको हम समझते हैं। तो देखो G मतलब क्या होता है आपका, गैस, गैसियस स्टेट, बराबर। ये होता है आपका लिक्विड, L मतलब लिक्विड, AQ मतलब एक्वियस, AQ मतलब एक्वियस, बराबर। AQ मीन्स एक्वियस, L मतलब लिक्विड, राइट। तो ये भी आपको जानना जरूरी है केमिकल रिएक्शन के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, कौन से अब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो एक जो भी मैंने आपको बताया था कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP है, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाता है। फिर जो केमिकल रिएक्शन दिए होंगे उनको आपको बैलेंस करना होता है, तो ये रिएक्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है, राइट। मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको स्केलेटल इक्वेशन दिया, वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, इसको आपको देखो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में है, इसको आपको स्केलेटल इक्वेशन बनाना है एंड देन उसको आपको बैलेंस करना है, तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज आपके लिए IMP हो सकती है, तो प्लीज़ आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में टिक कर लो। अब जो हम देखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 टाइप की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
फर्स्ट जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन ये रही आपकी, सॉरी तो पहले आप बताओगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है एंड इक्वेशन बताना है, राइट। तो देखो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अ सिंगल प्रोडक्ट इज formed from two or more reactant is known as a combination reaction, is known as a combination reaction। मीन्स के जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more than two reactant chemically react with each other and they form a single product. So such type of chemical reaction is known as a combination reaction। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए वही एग्जाम्पल पे आप फोकस करो। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस केमिकल रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक के केमिकल रिएक्शन आपको मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ, मीन्स कि कैल्शियम ऑक्साइड को जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ये भी याद रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विक लाइम। तो इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो दो प्रोडक्ट है बराबर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वियस है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइन, विच इज कॉल्ड अ स्लेक लाइन। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों केमिकली मिल जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये टेक्स्ट बुक का ये जो रिएक्शन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स के क्विक लाइन रिएक्ट विगरसली, विगरसली मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विगरसली रिएक्ट करता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा हीट आपकी इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर आपने पानी डाला, अब ये जो बीकर है, इस बीकर को आप छूते हो ना तो बीकर आपका गरम गरम हो जाता है, मीन्स कि ये विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज करता है, मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बराबर। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, प्लीज राइट डाउन, ये राइट डाउन कर लो, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखो तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अंडरस्टूड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों आपको मालूम पड़ गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा कि ये सारे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जिसे देखो कि यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम मतलब स्लेक लाइम, तो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। तो देखो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, मतलब ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर को रिलीज करता है, वाटर को रिलीज करता है, राइट ब्रो। तो ये जो है आपका यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बराबर। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। आप कलर करते हो दीवार पे, शाइनी फिनिश टू द वॉल। सो इट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट बराबर।
नाउ ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे कार्बन बर्निंग ऑफ कोल, ये आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि बर्निंग ऑफ कोल केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। यस है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि जो कार्बन है वो बर्न होता है तो एयर में, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म्स वाटर, बराबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन तो है, बट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्ड मिक्सचर वॉर्म रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मीन्स के व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स के अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, तो मीथेन को आप बर्न करते हो तो ये मीथेन यहाँ पे बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस बन रहा है, सॉरी मतलब कि वाटर वेपर बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी हीट रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपके पेज में दिया हुआ है, प्लीज राइट डाउन कि क्या जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो कैसे कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है तो जो फूड है वो छोटे 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 माइक्रो सब्सटेंसेस में टूट जाता है, राइट। बराबर, जैसे कि राइस हमने खाया या पोटैटो खाया या तो ब्रेड खाया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, बराबर। नाउ दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये किस में टूट गया, आपका ग्लूकोज के अंदर। नाउ ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और ये हमको एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब ताकत देता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपके लिए आईएमपी पैराग्राफ है। कैसा पैराग्राफ है, आईएमपी पैराग्राफ है। तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर दो। और इक्वेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, रेस्पिरेशन का। ते देखो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, बराबर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, so it gives 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and energy ATP, बराबर, एनर्जी बताता है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दिस इक्वेशन इज आईएमपी, ये भी इक्वेशन आपके लिए आईएमपी है। सो प्लीज राइट डाउन। आगे देखो दूसरा है आपका कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है, राइट। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले डेफिनेशन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, तो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, बराबर, मतलब कि जो सिंपल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि
ब्रेक डाउन होके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है, बराबर, जिसमें मीन्स कि अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट is break down into 2 or more than 2 product, so such type of chemical reaction is called a decomposition reaction, decomposition reaction। बराबर, देखो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है आपकी फेरस सल्फेट, सिंगल प्रोडक्ट है, उसको आप हीट देते हो तो ये फेरस सल्फेट आपकी 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, बराबर, सो इट इज कंसीडर एज अ कंपोजिशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ये याद रखना है आपको कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। प्लीज रिमेंबर क्विक लाइम। फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे स्लेक लाइम। जो लाइफ प्रोसेस, सॉरी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में टूट जाती है। एक है आपका क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड अ लाइम और क्विक लाइम। इट हैज मेनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्विक लाइम का। प्लीज रिमेंबर कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम एंड इट हैज मेनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो क्विक लाइम का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दूसरा कि व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड अ थर्मल डीकम्पोजिशन। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो मतलब कि ऐसा कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे डीकम्पोज करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं तो सच टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट हम जाते हैं। दूसरे आपको एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे थर्मल डीकम्पोजिशन का ये रहा कि लीड नाइट्रेट, उसको हीट किया तो बन गया लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। सो थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट गिव्स लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका बनाता है, राइट। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फिगर, ये फिगर जो है वो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। दिस इज आईएमपी फिगर, ये आईएमपी फिगर है। अब ये जो चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। कौन सा? सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे देखो कि समझो कि हमारे पास ये डिश है, ये डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, बराबर। क्या रखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। नाउ इसको आप सनलाइट में रखते हो तो ये सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डीकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, बराबर। सो नाउ यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, ये आपको पूछा जाता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर कैसा है? वाइट। प्लीज रिमेंबर वाइट। इसको आपने धूप में रखा
टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये कौन सा हो गया? ग्रे कलर का हो गया। देखो ये आपका व्हाइट कलर का था, वो ग्रे कलर का हो गया। तो ये जो ग्रे मटेरियल जो बचा हुआ है, सो इट इज दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। बराबर, क्लोरीन आपका गैस बन के उड़ गया और ये जो बचा ना, ये आपका बचा जो हुआ है वो है आपका सिल्वर। बराबर, क्या है? सिल्वर। तो ये फिगर और ये पैराग्राफ आपके लिए आईएमपी है, तो प्लीज अंडरलाइन कर दो। इक्वेशन आपको डीकम्पोजिशन में भी आप लिख सकते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर के अंदर एंड क्लोरीन के अंदर। बराबर, सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हाँ, अब ये जो है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड को आपने सनलाइट में रखा तो इट टर्न्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड। बराबर, इसके ये भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक सिंगल प्रोडक्ट सिल्वर ब्रोमाइड इज टर्न्स इनटू सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। बराबर, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, आपको पूछा जाएगा विच इक्वेशन इज, या तो विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले के जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था उसमें हम कौन सा रिएक्शन हम यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। बराबर, सिल्वर ब्रोमाइड का। नाउ यहाँ पे लिखा है वी हैव सीन दैट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी। देखो कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको एनर्जी चाहिए होती है। बराबर, कौन से फॉर्म में? या तो हीट के फॉर्म में उसको गर्म करो, या तो लाइट दो, या तो इलेक्ट्रिसिटी दो। बराबर, ब्रेक इट डाउन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, मतलब कि जिस केमिकल रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भाई एक्स यूज करते हैं, तो वो एक्स क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो नेम द सब्सटेंस एक्स। तो एक्स कौन सा सब्सटेंस है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बराबर, नाउ राइट इट्स ए फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला लिखो। बराबर, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे देखो कि यहाँ पे हमारे पास, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its salt is called a displacement reaction। मीन्स के ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से अलग कर देता है और खुद कंबाइन हो जाता है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा कॉपर सल्फेट है। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन डालते हैं, मतलब कि कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसके अंदर हम Fe डालते हैं, आयरन डालते हैं। तो अब करता क्या है कि ये जो आयरन है ना, वो जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन आपका दिया हुआ ये रहा कि देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके अंदर हम Fe डालते हैं, आयरन डालते हैं।
तो आयरन क्या करता है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉपर आपका अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आईएमपी है। देखो कॉपर सल्फेट है, कैसे कलर का हो गया था, मतलब कि ये थोड़ा फेड हो गया, बराबर, क्या हो गया, फेड हो गया, पहले ब्लू कलर का था अब फेड हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है कि आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट। देखो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके साथ कंबाइन हो गया, मतलब कि बन गया आपका FeSO4, बराबर, फ्रॉम कॉपर। दिस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे एग्जांपल देखो कि जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, वो खुद कंबाइन हो गया, बराबर। लीड को हमने कॉपर क्लोराइड के अंदर डाला, तो लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, मीन्स कि लीड क्लोराइड बना है इन कॉपर। ये सारे जो एग्जांपल है ये आपके डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। तो जिंक ऐसा क्यों होता है कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो दे डिस्प्लेस। अगर इसको उल्टा करते हैं, जैसे कि समझो कि अगर जिंक सल्फेट है ZnSO4, सही है, जिंक सल्फेट है, प्लस इसके अंदर मैं किसको डालता हूँ, कॉपर को डालता हूँ, Cu को। सो व्हाट इज रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, सो देयरफॉर जो कॉपर है तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट बिकॉज being a zinc is more reactive than that of the copper, so this is called a displacement reaction। अब दूसरा हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब देखो तो यू विल, यहाँ पे देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में इनसॉल्युबल है, इज फॉर्म, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रिसिपिटेट। मैं समझाता हूँ, एनी रिएक्शन, अब देखो ये डेफिनेशन है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिटेट रिएक्शन, ये पूछा जाता है। सो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा व्हाट इज प्रिसिपिटेट रिएक्शन, व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्कर या 3 मार्कर। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स के अ केमिकल रिएक्शन इन विच, बराबर, टू, मतलब ऐसे दो, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन के जिसके अंदर 2 सॉल्युबल मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनता है, बराबर, सॉलिड, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे देखो कि समझो कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट है, किसका सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का, ये, बराबर। तो सोडियम सल्फेट, इसको हम किसके अंदर डालते हैं, बेरियम क्लोराइड, ये भी सॉल्यूशन है आपका, ये भी आपका सॉल्यूशन है, बराबर, उसके अंदर डालते हैं। नाउ अब इसको अच्छी तरह से मतलब हम हिलाते हैं, तो आप देखो कि कैसा हो गया, शायद नीचे दिया, देखो हम यहां पे देखते हैं। तो अब इसके बाद मतलब ये दोनों को डाला, तो अब देखो कि भाई ये आपका टेस्ट ट्यूब है, दोनों को हमने हिलाया, तो यहाँ पे देखो ये कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा है, और नीचे आप देखोगे तो नीचे आपका, तो ये कुछ सॉलिड है, तो इसको हम, ये जो सॉलिड है ये है आपका बेरियम सल्फेट, क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये जो है ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl, और ये क्या हो गया आपका बेरियम सल्फेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है,
तो सामने जो बेरियम है वो सोडियम को सोडियम सल्फेट में से डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द, कैसे बना? बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन। द अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म सोडियम क्लोराइड रिमेन्स द सॉल्यूशन। सो नाउ देखो डेफिनेशन है, अ सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ions take place, exchange of ion take place between the reactant are called double displacement reaction। और आपको बेरियम सल्फेट एंड, मतलब ये जो आपका रिएक्शन था, सॉरी कौन सा रिएक्शन था, ये जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन आपको लिख देना है। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स के ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या तो दोनों नहीं, या तो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल, मतलब कॉपर ऑक्साइड, बराबर, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हो, तो यहां से देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन आपका लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है, बराबर। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है कि अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। जो सब्सटेंस को रिएक्शन में ऑक्सीजन मिल रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर, जो रिमूव कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो देखो इस रिएक्शन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखो कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है। पहले हम मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन भी हम समझते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमने समझ लिया, रिडक्शन रिएक्शन सो उल्टा के केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एंड नहीं, और हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा है, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और दोनों एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बराबर। सो ये रहा कि इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while other gets reduced during reaction, such reaction are called oxidation reaction या तो redox reaction। तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, बराबर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, राइट। तो देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन में से कॉपर ऑक्साइड उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में।
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक के अंदर, बराबर, जबकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, बराबर। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर कोरोजन एंड रेंसिडिटी, बराबर। सो नाउ व्हाट इज कोरोजन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट coated with reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as a rusting of iron. Rusting of iron, बराबर। Some other metal also get tarnish in matter, मतलब कि जो दूसरे मेटल होते हैं वो भी डल हो जाते हैं। तो वो ऐसा होता है बिकॉज जो मेटल होते हैं कि when metal expose in air so they react with oxygen या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर मॉलिक्यूल, एंड उनकी जो शाइनी सरफेस होती है इट बिकम्स डल, सो दिस इज कॉल्ड अ कोरोजन एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड अ रस्टिंग। सो रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पूछा जाता है, बराबर, और उसको कैसे बचाना है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी आपको पूछा जाता है, जिसका हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। दूसरा जो है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? सो व्हाट इज रेंसिडिटी? तो देखो रेंसिडिटी मतलब कि व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, बराबर। तो जैसे देखो जनरली हम कुछ खाना बनाया होता है जिसके अंदर ऑयल होता है, फैट होता है, उसको अगर हम अभी रात को बनाए और दूसरे दिन सुबह हम खाते हैं ना तो उसमें से गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ऐसा क्यों होता है? तो जो फूड होता है, द फूड, बराबर, विच कंटेनिंग फैट और ऑयल, जिसके अंदर फैट होता है या ऑयल होता है, बराबर, तो ये जो है ना एटमॉस्फेयर में इसको हम रखते हैं ना तो इनके बीच में रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से उनकी स्मेल और टेस्ट गंदा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेंसिड। सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी अलग से वीडियो लेक्चर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं दिया हुआ है और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों आज हमने देखा चैप्टर 1, कंप्लीट चैप्टर 1 हमने देखा, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।